हाय एवरीवन। तो हाय एवरीवन, अब पढ़ेंगे हम HTML कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स के बारे में। देखो, बहुत सारे हमारे पास टैग दिए हुए हैं यहाँ पर और ये उनका डिस्क्रिप्शन है। अब जो ABBR टैग है उससे मतलब है हमारा एब्रीविएशन का, या हम कहते हैं एक्रोनिम। अब इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस होता है। जो एक्रोनिम होता है वो हमारा एक नेम बनाता है। ये एक इंग्लिश की बात है कि ये हमारा एक नेम की तरह काम करता है। जैसे कि अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तो वो होती है हमारी WHO, तो जिसको हम पढ़ लेते हैं WHO। इतनी बात क्लियर है। लेकिन जो एब्रीविएशन होते हैं उससे कोई नेम का मीनिंग नहीं निकलता। लेकिन ये सारी की सारी क्या होती हैं, हमारी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो एब्रीविएशन हो या एक्रोनिम, इनके लिए हम यूज़ करते हैं जो टैग, वो होता है हमारा ABBR। ऐसे ही हमारा होता है एड्रेस के लिए। जब भी हम किसी का एड्रेस डालना होगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या ऑथर या ओनर की डिटेल्स डालनी होती है, या उसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एड्रेस टैग का। वीडियो टैग होता है टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ब्लॉक कोड्स कोड्स हमने देखी हैं क्या होती हैं, कुछ ऐसे दिखाई देती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, कोटेशंस कहते हैं। साइट का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग तरीके से दिखाना, यानी कि बिल्कुल अलग, उसको अलग ही ढंग से दिखा देना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे अगर किसी यहाँ पर जो ये द टाइटल है, ठीक है, जो द टाइटल है इसको मेरे को अलग तरीके से दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं साइट के अंदर डाल दूंगा। तो ये द टाइटल क्या है, कुछ ऐसे कर्सिव के अंदर मेरे को दिखाई देगा, जैसे हमारा इटैलिक नहीं होता है वैसे ही दिखाई देगा। और क्यू क्या होता है, हमारा शॉर्ट इनलाइन कोटेशंस के लिए होता है। जैसे कि इनलाइन कमेंट हम पढ़ के आए थे, सेम ऐसे ही रोल है क्यू का। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं और ये एग्जांपल हमें बता देगा कि आखिर ये यूज़ कैसे होते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि डॉक्यूमेंट टाइप। अब ये बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। HTML बॉडी पैराग्राफ टैग, इसके अंदर देखो हमने किसी को दिया है, कोई और टैग दिया है, एक पैराग्राफ टैग दिया है जो क्या करता है, न्यू लाइन से स्टार्ट करता है। इमेज के बारे में पढ़ चुके हैं, ये उसका एट्रीब्यूट है। इतना हो गया, ये एट्रीब्यूट दे दिया, ये भी एट्रीब्यूट हो गया और ये भी एक एट्रीब्यूट हो गया। अब आगे चलते हैं, तो हमने दोबारा से एक पैराग्राफ टैग लिया है जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं नए टैग को। ये टैग हो गया हमारा साइट का, इसमें हमने लिख दिया थीम, ठीक है। और टैग को हमने क्लोज कर दिया क्योंकि हमें जो भी काम करना था ये यहाँ तक हम कर चुके हैं और उसके बाद हमने इस टैग को बंद कर दिया है। अब आगे लिखा हमने बाय एडवर्ड मंच, पेंटेड इन 1893, और इसके बाद हमारा पैराग्राफ टैग कंप्लीट हो चुका था तो हमने उसको एंड कर दिया। आगे चले, हमने लिखा कि द HTML एड्रेस एलिमेंट डिफाइंस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑथर ओनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट और आर्टिकल। यानी कि अब जिसकी बात करेंगे वो किसकी बात कर रहे हैं, इस एड्रेस टैग की जिसकी हम ऊपर बात करके आए थे। हमने एड्रेस टैग ओपन करा, ठीक है, उसके अंदर हमने ये एड्रेस दिया। लिखने के बाद हमने इस एड्रेस को क्लोज कर दिया। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ये एग्जाम्पल कुछ ऐसे दिखाई देगा। सबसे पहले हमने देखो ऊपर एक पैराग्राफ दिया था, उसके बाद हमने एक इमेज दी थी, ठीक है, और उसके बाद हमने जो साइट टैग था उसको हमने ये यूज़ किया था। जैसे ही हमने साइट टैग को यूज़ करा तो जो हमारे लेटर्स थे, जो हमारा टेक्स्ट था, उसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। और बाकी जो था ये हमारा साइट टैग के अंदर था नहीं। तो इससे क्या हुआ कि बाय एडवर्ड मंच, पेंटेड इन 1893, सेम का सेम रह गया। आगे चले, हमने फिर एक बार पैराग्राफ टैग दिया था, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ टैग दिया था। उसके बाद हमने एड्रेस दिया था इसके नीचे, ऐसे एड्रेस लिख दिया था। तो इस एड्रेस टैग ने क्या कर दिया, देखो ये सारा का सारा एक एड्रेस के फॉर्मेट में डाल दिया है। इतनी बात क्लियर है। अब हम आए, हमने करा ABBR के बारे में हमने बता दिया था कि ABBR क्या होता है, एब्रीविएशन की शॉर्ट फॉर्म होती है जिससे हम एब्रीविएशन डालते हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि WHO का मतलब होता है हु, ठीक है, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो ये एक हु बन गया, ठीक है।
लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या हुई हमारी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब टाइटल में हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया है, और जो ये WHO है इसको हमने क्या कर दिया, कंटेंट बना दिया, और उसके बाद हमने अपना एब्रीविएशन टैग जो था उसको बंद कर दिया है। आगे सेम एज इट इज़ है। हमने इसका रिजल्ट देखना था तो हमें रिजल्ट मिला कि देखो ये जो WHO है वो लिखा आ रहा है। अब अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, ठीक है, या इसके ऊपर हमारा माउस लेकर जाएंगे जब, तो ये यहाँ पर क्या दिखाएगा, इसकी फुल फॉर्म दिखा देगा। कैसे, ऐसे कुछ, वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये हमारा पैराग्राफ टैग है। अब इस पैराग्राफ टैग के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं क्यू को। क्यू क्या था हमारा, इन लाइन कोटेशन के लिए था। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा यूज़ किया है। यानी कि अब जो कोटेशन दिखाई देगी हमें कहाँ तक दिखाई देनी चाहिए, ये देखो, बिल्ड के बाद शुरू करा था, कोटेशन दिखाई दे रही है, और नेचर तक था तो ये कोटेशन हमारी लग के आ गई। यानी कि हमें HTML के अंदर जब भी हमें कोटेशन दिखानी होगी, कोटेशंस क्या होती हैं, जब हम कोट करते हैं किसी बात को, ठीक है, जब भी कोई बड़ा आदमी कोट करता है तो उसको हम कोटेशन कह देते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन हारमोनी विद नेचर। तो इसको हमने ये डबल कोटेशन देनी थी तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया था क्यू टैग को, और ये क्यू टैग यहाँ पे क्लोज हो गया था, जिसकी वजह से ये हमारा क्या हुआ, कोटेशंस के अंदर आ गया। अब बात करेंगे कलर्स की। ठीक है, हमारे कलर्स होते हैं तीन टाइप से, हम कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। एक होता है बैकग्राउंड कलर, एक टेक्स्ट कलर, एक बॉर्डर कलर। अब बैकग्राउंड कलर को यूज़ करने के लिए क्या है कि हमने जो हमारा हेडिंग टैग है उसके अंदर हमने स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर लिख दिया। जब हमें बैकग्राउंड कलर की बात करनी होगी तो हमें बैकग्राउंड कलर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये कलर दे दिया, ऐसे ही यहाँ पर दिया। आगे चले, टेक्स्ट कलर के अंदर हमने सीधा स्टाइल के अंदर कलर लिखा, इसके अंदर हमें टेक्स्ट कलर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे जो कलर है वो हमारा टमाटो में चेंज हो जाएगा, जो टेक्स्ट का कलर है। अब जो हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा वो कैसा लिखा आएगा, टमाटो कलर का आएगा। ऐसे ही हमारा होता है बॉर्डर कलर। तो स्टाइल के अंदर हमने लिखा सीधा बॉर्डर, और उसकी साइज़ दे दी कि 2px हो, और उसका कलर कैसा है हमारा। यानी कि इससे एक बात और पता चलती है कि हम इसके अंदर बॉर्डर के अंदर हमने देखो दो वैल्यूज़ दी हैं, दो वैल्यूज़ दी हैं। पहली वैल्यू तो साइज़, और दूसरी वैल्यू हमने क्या दे दी, कलर। ठीक है, और हेलो वर्ल्ड हमारा कंटेंट था जिसके ऊपर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट होनी थी। अब इसका रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट कुछ देखो, हेलो वर्ल्ड। इस हेलो वर्ल्ड के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर देखो बैकग्राउंड कलर ये दिखाई दे रहा है, ये बैकग्राउंड कलर, ये हमने डॉज ब्लू दिया। ठीक है, नेक्स्ट कलर हमने दिया है टोमेटो, तो हमने स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर टोमेटो। ठीक है, तो अब ये देखो कि बैकग्राउंड कलर कितने पोर्शन में आया, अगर यहाँ पे दो लाइन है तो दो में आ गया, क्योंकि ये सारा कंटेंट जो था उसके लिए हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया कि इसको दिखाने के लिए हमें ये कलर चाहिए। मार्किंग हो गई इसकी। आगे चले, हमने हमने स्टाइल के अंदर दिया कलर। अब इस कलर का मतलब क्या हो गया कि अब हम चेंज करना चाहते हैं किसको, टेक्स्ट के कलर को। जैसे ही टमाटो दिया हेलो वर्ल्ड चेंज हो गया, और ये कलर इसमें चेंज हो गया। आगे चले, आगे हमने बात करी की कि यहाँ पर स्टाइल के अंदर बॉर्डर होना चाहिए। बॉर्डर की साइज कैसी है, 2 पिक्सल की, और सॉलिड टमाटो। अब बॉर्डर की साइज यानी कि ये बॉर्डर, और इस बॉर्डर का कलर कैसा होगा हमारा, बताओ, टोमेटो। ठीक है, अब जो कलर वैल्यूज होती हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक है, जो कलर वैल्यूज होती हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। RGB के बारे में पता है, RGB वैल्यू क्या होती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। R से हमारी रेड हो गई, G से ग्रीन, और B से ब्लू। इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं, आपको दिखाई देगा कि हेक्स। हेक्स का मतलब क्या हुआ, हेक्स का मतलब हो गया कि अब जो वैल्यू देंगे हम सिस्टम को वो किस फॉर्मेट में होगी, हेक्सा डेसिमल के अंदर, HSL वैल्यू।
ये नया चीज है। अब ये HSL का मतलब क्या हुआ? H से हुआ क्या? ह्यू। S से हुआ हमारा सैचुरेशन। L से हुआ हमारा लाइटनेस। ठीक है। और जब इसमें ही अगर चेंज आएगा तो इसके अंदर जो ये ए है, ये ए HSLA का मतलब हो गया हमारा अल्फा। अब तो यहाँ पे कितनी स्कीम्स बन गई हमारी कलर की, कितने टाइप से दे सकते हैं? या तो RGB वैल्यू दे सकते हैं हम कलर की, या हेक्साडेसिमल, या HSL वैल्यू, या RGBA। ए में यहाँ पर अल्फा आ गया है, ठीक है, ये हमारा अल्फा आ गया है, और ये हमारा HSL है। अब कैसे इनको यूज करते हैं देखो एग्जाम्पल के अंदर। पैराग्राफ टैग लिया हमने यहाँ पर, इसके अंदर हमने लिखा सेम एज कलर नेम टमाटो। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके अंदर कोई हमने कलर का चेंज करा है? कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, कोई वैल्यू नहीं लगाई है, कोई यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है। अब आगे चले, हमने H1 टैग के अंदर सारा कमाल करके दिखाया। इसमें हमने सबसे पहले स्टाइल लिया। स्टाइल के अंदर हमने लिया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर का मतलब क्या था कि जो कंटेंट जहाँ तक लिखा है उसका पूरा बैकग्राउंड ऐसा, और इसके इसके ऊपर जो हमें कंटेंट दिखेगा वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है। बैकग्राउंड कलर के अंदर हमने कही बात कि हमें जो कलर स्कीम लेनी है वो कैसी होनी चाहिए? RGB। अब RGB के लिए हम जाते हैं 0 0 0, ये हमारा लोवेस्ट, और मैक्सिमम कितना हो गया हमारा? 255 255 255। यहाँ तक की हमारी इसकी रेंज हो गई। अब यहाँ पे हमने दे दिया, ठीक है, रेड कितना होना चाहिए? 255। ग्रीन कितना होना चाहिए? 99। और जो ब्लू है वो हमारा कितना होना चाहिए? 71। और उसके बाद टैग को क्लोज कर दिया। तो अब इसके अंदर जो रिजल्ट आएगा वो देखो। देखो, RGB वैल्यू 255 99 71 आ गया बॉर्डर के अंदर। ऐसे ही जब बैकग्राउंड कलर हम दिया, ये किसके अंदर है? ये है हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू के अंदर। इसके अंदर अब देखो, इसको चेंज करने के लिए कंटेंट के ऊपर होगा, तो ये कंटेंट हमारा क्या है हेक्साडेसिमल वैल्यू में? ये आ गया, इसका भी बॉर्डर कलर चेंज हो गया। ऐसे ही हम देखेंगे तो HSL वैल्यू भी हो जाएगी। अब HSL वैल्यू के अंदर हमारा क्या है कि HSL वैल्यू जब देंगे हम, तो हमने दी 9, ठीक है, 100 और 64%। ठीक है, तो ये आ गई हमारी HSL वैल्यू। सेम एज कलर नेम टमाटो बैकग्राउंड, इसमें RGBA दे दिए और HSL। RGBA दिए 4 दिए, तो यहाँ पे भी 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। अगर यहाँ पे हम 100% कहते हैं, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 255 है तो ये 255 हो जाएगी। ठीक है। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 100% मैक्सिमम होती तो 100 मानी जाती, और यहाँ पर अगर 20 है तो 20 मैक्सिमम मानी जाएगी। इतनी बात क्लियर है? In addition to the predefined color name, color can be specified using RGB, hex, HSL और even transparent color schemes, जो कि हमारी होती हैं RGBA और HSL। ठीक है, तो ये हमारी कलर स्कीम्स थी। तो हमारे से एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि हमारे जो HTML होती है उसके अंदर हम कितनी टाइप की कलर स्कीम्स को यूज़ करते हैं। अब जो कलर स्कीम्स हैं इनको याद करने का तरीका क्या है? इस सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसके अंदर कलर वैल्यूज हमारी कौन सी यूज़ की गई है? RGB, सबको पता होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, अब जो हेक्साडेसिमल है इसको याद कैसे करेंगे? देखो, हम बनाते हैं 8421, ठीक है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाने के लिए। ठीक है, ये 0 है, तो 0 से 15 की वैल्यू तो हेक्साडेसिमल की होती है हमारी। आगे चले हमें मिला HSL, या फिर तीसरे की बात करें तो RGBA। इसके अंदर एक अल्फा और जोड़ दिया हमने, 3 स्कीम्स हो गई। एक हो गई HSL, इसकी वैल्यू, इसका नाम हमें याद करना पड़ेगा। H से हो गया ह्यू, HUE, S से हो गया सैचुरेशन, और L से हो गया लाइटनेस। तो ये हमारी 5 स्कीम्स हैं
कलर वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। क्लियर? अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है, जिसके अंदर से दुनिया भर के सवाल एग्जामिनर देता ही देता है, क्योंकि टेबल, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी कंटेंट है पढ़ने लायक। तो इसको, एक सेकेंड, इसके बारे में हम पढ़ते हैं अब कि HTML टेबल होती क्या है। टेबल के बारे में हमें पता ही है कि टेबल आखिर होती क्या है। टेबल का फॉर्मेट कुछ हमारा ऐसे होता है, आज तक हमने पढ़ा है। टेबल के अंदर हमारे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ये हमारी टेबल हो गई। इसके अंदर एक चीज होती है रो, और एक होती है हमारी कॉलम। तो टेबल किससे मिलके बनी होती है? टेबल मिलके बनी होती है रोज और कॉलम से। HTML टेबल अलाउ वेब डेवलपर, HTML टेबल क्या करती है? अलाउ करती है डेवलपर्स को कि जो डाटा है हमारा उसको हम अरेंज कर सकें, किसके अंदर? रोज एंड कॉलम्स के अंदर। अब ये तो बात इसके लिए लिख दी, लेकिन जो टेबल होती है वो होता ही फॉर्मेट उसका क्या होता है? हमारा रो इनटू कॉलम का फॉर्मेट होता है। फिर बात कर रहा है इसके अंदर कितनी टर्म्स यूज होती हैं। पहली टर्म की बात करें इसने, टेबल सेल। अब जो टेबल है हमारी, उसके अंदर ये जितने भी बॉक्स बने हैं ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो हर सेल के लिए एक टैग होगा। अब टेबल सेल के लिए हम यूज करते हैं TD टैग को। TD का मतलब होता है टेबल का डेटा। अब जो डेटा है वो तो इसी सेल के अंदर जाएगा ना, ये यहाँ पर तो दिखाई देता है हमें। फिर उसके बाद एवरीथिंग बिटवीन TD एंड /TD, यानी कि स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग, ये क्या होता है? हमारा कंटेंट होता है। वही वाली बात है कि जब हम टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर जो भी डेटा होगा हमारा DEFG, तो ये हमारा कंटेंट ही तो होगा। अब बात करते हैं टेबल रो की। ईच टेबल रो स्टार्ट्स विद अ TR टैग। देखो, टेबल डेटा के लिए हमारे पास TD और /TD था। टेबल रो के लिए हम यूज़ करते हैं TR टैग को। और उसके बाद हम उसको, जब टेबल रो का काम खत्म हो जाएगा तो हम यूज़ करेंगे किसका? /TR टैग का। TR का मतलब होता है टेबल रो। तो आपसे एग्जामिनर सबसे पहले क्या पूछता है कि TR टैग, ठीक है, और इस TR टैग की आपसे पूछ ली उसने फुल फॉर्म। इसकी पूछी आपसे उसने फुल फॉर्म कि टेबल रो, ठीक है। फिर वो अब इनमें से किसी की भी पूछ सकता है, टेबल हेडर की भी पूछ सकता है, और आपकी किसकी पूछेगा? टेबल डेटा की पूछ सकता है, या टेबल रो की पूछ सकता है, या टेबल कॉलम के बारे में पूछ सकता है। अब टेबल हेडर के देखेंगे तो ये टेबल हेडर क्या है? योर सेल्स टू बी हेडर इन दोज केसेस यूज द TH टैग। अब हम हेडर बनाने के लिए, हेडर क्या हुआ? मानो ये आपकी टेबल है। अब इस टेबल के अंदर अब इस टेबल के अंदर जब बात करोगे तो देखो, इस टेबल के अंदर डेटा डाल दिया आपने। आपने लिखा A B C D E और F, डेटा लिख दिया है। लेकिन ये भी तो बताओगे ये डेटा है किसका? अगर ये कहोगे कि ये डेटा एक नेम है, ये डेटा एक एड्रेस है, ये डेटा एक फ़ोन नंबर है, तो इसको आप कुछ बोल्ड दिखाना चाहोगे, ठीक है। तो इसको बोल्ड दिखाने के लिए ही हमें टेबल हेडर की यूज़ होती है कि इसको इन दो पार्ट से अलग कर दे। यानी कि ये वाली जो रो है और इसके अंदर जितने भी कॉलम्स बनते हैं, उन कॉलम्स के अंदर जो भी डेटा है वो हमारा हाईलाइटेड रहता है। कैसा रहता है? हाईलाइटेड रहता है। तो अब इसके अंदर देखो कि ये TH टैग ये है, इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पर? TD टैग की जगह, इंस्टेड ऑफ TD टैग के लिए। बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इन TH एलिमेंट आर बोल्ड एंड सेंटर्ड। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बोल्ड होता है, ठीक है। ये अगर हमारा, माने ये अगर 12 पिक्सल पे होगा तो ये हमारा कितने पे होगा? 14 पिक्सल पे होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये बोल्ड हो गया और ये हमारा सेंटर्ड रहेगा।
ये हमारा सेंटर्ड रहेगा। यानी कि इस बॉक्स के अंदर, इस टेबल डाटा के सेल के अंदर हम अगर नेम लिखेंगे, ये हमारा ऑलवेज बाय डिफॉल्ट सेंटर के अंदर ही रहेगा। यानी कि इस बीच में चारों पॉइंट से मार्जिन रहेगा, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब टेबल के बारे में बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले आया इसके अंदर, स्टाइल के बारे में नहीं, पहले देखते हैं, चलो रुको, टेबल के बारे में देखते हैं। पहले हमने टेबल ली, ठीक है, जिसके अंदर स्टाइल के अंदर हमने विड्थ उसकी 100% रख ली है, ठीक है। एक टेबल टैग सबसे पहले ओपन किया। अब टेबल के बारे में बात करेंगे तो सबसे बड़ा टैग टेबल के लिए क्या होगा, टेबल टैग होगा। टेबल टैग के अंदर सबसे पहले हम क्या क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर सबसे पहले क्या क्रिएट करते हैं, टेबल तो क्रिएट कर दी। टेबल क्रिएट करने का मतलब हो गया ये टैग। अब टेबल के अंदर सबसे पहले क्रिएट करने का मतलब हो गया टेबल की रो बनाना, टेबल रो। यानी कि यहाँ पे हमने यूज करा है टी आर टैग को। अब इस टेबल रो के अंदर कितनी हमारी टेबल डाटा होगी, ठीक है, यानी कि कितने हम सेल्स डालेंगे, वो सेल्स हमारे क्या होते हैं, जिनके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब एक टेबल रो के अंदर हमारे कितने सेल्स होंगे, मानो कि हमारे पास 3 आदमी हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं, तो उनके लिए हमारे को कितने सेल्स चाहिए, 3 सेल्स चाहिए। अब देखो, ये एक सेल, ये 3 सेल हो गए। अब इसके अंदर देखो, टेबल रो बनाई, टी आर टैग जैसे ही बनाया आपने, इसका मतलब हो गया कि आपने ये चीज बना दी है। अब इसके अंदर हेडिंग की बात करिए, हेडिंग क्या करती है, बोल्ड रखती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो पर्सन 1 है, ठीक है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, ये हमारे दिखाई देंगे। इनके लिए अगर अगर इनको हम ऐसे लिखें तो ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। ये हमारा डेटा हो गया। अब इसके बाद दूसरी टेबल को बनाएंगे हम। इस टेबल रो के अंदर हम डालते हैं ईमेल, ठीक है, टोबियस और लाइनस। तो ये हमारा टेबल पे दूसरा डेटा भी इंसर्ट हो गया। ये देखो, डेटा डालने के लिए अगर इसको हाईलाइटेड नहीं करना है तो हमने यूज़ करा है यहाँ पर टीडी का। लेकिन अगर इसको हाईलाइटेड करना है और इसको एक हेडर की तरह दिखाना है तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, टी एच टैग का। आगे चले, टेबल रो ख़त्म। अब यहाँ पर एक बात और है कि अगर हमारा डेटा 4 होता तो हम 4 टी डी सेल्स बनाते या फिर 4 टी एच बनाते। लेकिन हमारा डेटा 3 था तो हमने 3 बार ये लिखा, उसके बाद हमारे टेबल रो का काम खत्म हो गया। यानी कि एक रो का काम यहाँ खत्म हुआ, दूसरी रो का काम यहाँ खत्म हो गया। अब तीसरी रो जो बना रहे हैं हम, उस रो के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो हमें इस टेबल को एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसके अंदर, ये टेबल के अंदर, ये 16, 14 और 10 ये वैल्यू चली गई। और उसके बाद हमारा टेबल रो हमने बंद कर दी। अब हमारा काम खत्म, यानी कि हमारे पास केवल डेटा इतना ही था, इससे ज़्यादा डेटा नहीं था। जब इतना ही डेटा था तो उसके बाद हमारी टेबल क्लोज होगा, और उसके बाद बॉडी क्लोज करी और HTML, उसके बाद हमने अपनी फाइल को सेव करा। तो हमारा रिजल्ट देखो क्या आया है। अब इसके अंदर रिजल्ट देखोगे तो पहला जो P1 पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या यूज करा था, हेडर, ठीक है। तो जो ये यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, कुछ डार्क दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो ईमेल और ये 16 दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है वो लाइट दिखाई दे रहा है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। तो ये हमारा हेडर हो गया, ये हेडर हो गया, ये हेडर हो गया, और ये हमारा टीडी टेबल डेटा हो गया। अब
एक बात और, जब हम इनके स्टाइल यूज करते हैं, अब हमें क्या करना होता है कि स्टाइल्स भी यूज करनी पड़ती है। देखो यहाँ पर टेबल की बात करते हैं, तो टेबल के लिए और टी एच और टी डी इन तीनों के लिए जब स्टाइल्स फिक्स करी तो हमने 1px सॉलिड ब्लैक लिया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो हर किसी के लिए हमने एक बॉर्डर फिक्स करा है। यहाँ पर देखोगे तो ये एक बॉर्डर है, ठीक है। ये कुछ ऐसे टेबल बन रही है आपकी, इसके अंदर जो भी सेल बन रहा है कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे बन रही है। तो ये हमें अलग अलग सेल्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये अलग अलग सेल क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जब हमने स्टाइल करा इसको तो तीनों के लिए, ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हमने तीनों के लिए स्टाइल किया है, यानी कि टेबल हेडर के लिए भी और डेटा के लिए भी। अगर हम इसमें से किसी एक को भी हटा देते हैं, अगर हम अब यहाँ पर टीडी को हटा दें, ठीक है, टेबल डेटा को हटा दें, तो ये कैसी दिखाई देगी? ये देखो, टेबल डेटा के साथ हटते ही ये कैसी हो गई? क्या यहाँ पर आपको कोई बॉर्डर दिखाई दे रहा है? ऐसे नहीं दिखाई दे रहा ना, ना ही इस 16 के लिए दिखाई दे रहा है, ना ही आपको इस टोबियस के लिए दिखाई दे रहा है, और ना ही 14 के लिए दिखाई दे रहा है। तो टेबल के बॉर्डर हम अपनी मर्जी से लगा भी सकते हैं और उनको हटा भी सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर यहाँ स्टाइल के अंदर ही दोबारा क्या करते हैं कि देखो, टेबल डेटा हट गया तो हमने देखा था कि जो नीचे डेटा था उसके साथ कोई बॉर्डर नहीं था। अगर हम इस टेबल हेडर को भी हटा दें, ठीक है, तो हमें एक केवल आउटसाइड बाउंड्री ही दिखाई देगी। अब देखो, टेबल हेडर ये है, इसकी हमने एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि जो पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है, जब भी हम इसको हेडर की तरह यूज करेंगे तो ये सेंटर्ड हो जाएंगे और बोल्ड हो जाएंगे। सेंटर्ड हो गया, बोल्ड हो गया, सेंटर्ड हो गया, बोल्ड हो गया। और जो हमारा टेबल डेटा है उसकी हमने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो सेंटर होगा या नहीं होगा? नहीं पढ़ी थी। वो अपना एक लेफ्ट को पकड़ के बैठा है, ये लेफ्ट में है, ये भी लेफ्ट में है। जबकि हमारा टेबल हेडर, यानी कि हमें टेबल हेडर के लिए हमने यहाँ यूज क्या किया था? टेबल हेडर टैग यूज किया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर। फिर हमने देखा कि जो टेबल है, अगर हम केवल इसको स्टाइल करेंगे तो टेबल का मतलब तो क्या हुआ कि जो ब्राउज़र है या फिर जो HTML लैंग्वेज है वो किसकी स्टाइल के अंदर चेंज करती है? अगर हमें केवल टेबल की स्टाइल के अंदर चेंज करना था तो उसने क्या करा, एक लास्ट बॉक्स बनाया, ठीक है, एक आउटसाइड का बॉक्स बना दिया और इसके अंदर बता दिया कि इसके अंदर जो डेटा है वो टेबल है, ठीक है। इसने दूसरे पार्टीशन से इसको अलग कर दिया। लेकिन देखो, क्या जो अंदर डेटा है उसके अंदर कहीं कोई पार्टीशन दिखाई दे रहा है? हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें टेबल को दिखाना है तो टेबल के लिए जो बॉर्डर होगा वो हमारा कैसा होगा? टेबल की स्टाइल से आएगा। अगर अब हमें टेबल हेडर के लिए डेटा दिखाना है तो वो इसके अंदर ऐसे एक बॉक्स आ जाएगा, ऐसे इसके अंदर, ऐसे ही इसके अंदर। तो ये हमारे तीनों एग्जाम्पल से इतना क्लियर हो गया हमें कि जब हम टी एच टैग की भी स्टाइल चेंज करेंगे या फिर टी डी की स्टाइल चेंज करेंगे तो हमें उसको स्टाइल के अंदर लिखना पड़ेगा। क्लियर है इतना? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसकी स्टाइल के बारे में भी पूछ लेते हैं। यहाँ पर स्टाइल के अंदर दोबारा देख लो कि जो स्टाइल है उसके अंदर हमने टेबल को भी लिया है, टेबल के हेडर को भी लिया है और टेबल के डेटा को भी लिया है। अगर एक को भी हटाते हैं तो उसकी स्टाइल के अंदर जो बॉक्स बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे। फिर हमने बात करी कि अगर टेबल हेडर को भी स्टाइल से हटा देंगे तो यहाँ पर भी
जो टेबल हेडर के लिए बॉर्डर बनना था वो भी नहीं बनेगा। यानी कि अगर यहाँ पर इस टेबल को भी हटा देंगे, इस टेबल को भी हटा देंगे, तो जो ये आउटसाइड का बॉर्डर बना था ये भी नहीं बनेगा। आपका डेटा कैसा दिखाई देगा? कैसा भी नहीं दिखाई देगा, बस ये लिखा दिखाई देगा फिर आपको, पर्सन, पर्सन 2, 1 और पर्सन 3। इसके अंदर आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा लेफ्ट, ये हो गया, ये हो गई आंट, ये हो गया वारो, ये हो गई देवदास, और ये हो गई चमेली, और ये हो गई चिकनी। ठीक है, तो ये जो डेटा दिखाई देगा ऐसे बिना बॉर्डर के ही आपको दिखाई देगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके बारे में क्या क्या है, कि जो बॉर्डर है उसको कैसे हम ऐड करते हैं और कैसे हटाते हैं। सेम वही वाली बात चलेगी, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट, सी यू।